चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए, सभी को वेलकम है। जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखें, और कहाँ से हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे आपका और हमारा परिचय बन सके, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। चलिए, वन को ऑप्शन देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। वन को ऑप्शन देना है। चलिए, वन का ऑप्शन देखिए आना शुरू हो गया है, और आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। जी हाँ, आपके भी कमेंट आ रहे हैं। वन का ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए, मध्य पाषाण काल, याद रखिए मध्य पाषाण काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये जो उपकरण होते थे आकार में छोटे होते थे दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो उपकरण होते थे आकार में क्या होते थे, छोटे हुआ करते थे। तो ऑप्शन इसका आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पोबोस पद्धति या पाबोस पद्धति एवं नैरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सिजदा और पैबोज, है ना, पैबोज पद्धति और नवरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है। टू को ऑप्शन देना है। देखिए, टू को ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। याद रखिए, इल्तुतमिश नहीं भैया, यहां पर हो जाएगा बलबन। कहां है, यहां पर सी नंबर है, बलबन इसका जो आंसर आपका है सी नंबर है, बलबन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसने सिजदा और पैबोज, है ना, पैबोज यहां पर कर लीजिएगा, पैबोज पद्धति और नवरोज त्योहार, जो कि ये नवरोज त्योहार था ये फारसी पद्धति पे आपका, तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था। चलिए, जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें से कौन विजयी हुआ था 3 नंबर में। तो देखो, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, हैदर अली। याद रखिएगा कि हैदर अली जो आपका है ये इस युद्ध में क्या हुआ था, विजय हुआ था, और अंग्रेजों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, ठीक है ना। और इसी के साथ मद्रास की संधि भी कर ली गई थी। याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखिएगा मद्रास की संधि। कौन सी, मद्रास की संधि आपकी हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, मतलब ये हुआ कि इस संधि में कि दोनों ने जो एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश थे वापस लौटा दिए थे, है ना, और मैसूर की सहायता का वचन यहां पर दिया था अंग्रेजों ने। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि 1942 ईस्वी में भारत के क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बिल्कुल सिलेक्टेड मॉडल पेपर है, हमने आपको बताया है कि जिस मॉडल पेपर को हम कह दें कि भैया बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको पूरा देखिएगा कि क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहु बनते हैं, ठीक है। और आज का मॉडल पेपर बिल्कुल बेस्ट वाला आपका है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। 4 का ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर, विंस्टन चर्चिल। मतलब देखो, भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, है ना। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मिशन आया था, ये मिशन भारत की संवैधानिक प्रगति संबंधी था। मतलब क्वेश्चन पूछे कि संवैधानिक सिद्धांत, मतलब संवैधानिक बनाने के लिए आपका आया था, और ये मिशन 23 मार्च 1942 भारत पहुंचा था। तो ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 लॉक किया जाए जल्दी से। चलिए, यहां पर देखिए 5 नंबर है, और 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर देखिएगा 1940, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। और इस प्रस्ताव का जो मसौदा है ये आपके सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब लगभग सभी का सही आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ वली वो एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। मतलब जो अरुणा आसफ अली थी ये भूमिगत गतिविधियों द्वारा आयोजक कर रही थी, है ना, मतलब नजरबंद तरीके से आप की थी। तो दोस्तों यहां पर देखिए 6 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में, है ना, इस समय बड़े बड़े नेताओं को, है ना, जो क्रांतिकारी थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। गिरफ्तार होने के बाद भी भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और मुंबई के गोलियाला टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया गया था। तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? यहां पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर 7 नंबर लॉक किया जाए। चलिए, वीडियो में लाइक की संख्या भाई बहुत कम है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भाई फुल सपोर्ट करें, हमें अच्छा लगता है कि रात दिन आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, नए नए तरीके से आपको क्वेश्चन भी लाते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम ऐसा तो लगे कि नहीं, हाँ कम से कम हमको भी उतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं जितना हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं है ना लाइक कर दीजिएगा, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो दोस्तों 7 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है 7 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध थे उनको दूर करने के लिए चक्रवर्ती गोपालाचारी द्वारा एक तैयार किया गया था प्रस्ताव, जिसे सीआर फार्मूला कहा गया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? आईएमपी क्वेश्चन है, बताइएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन से हैं? तो दोस्तों ये आपके कौन से थे? ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? चलिए बताइएगा कि भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता। हिस्ट्री पूरी आए चाहे ना आए, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर आना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपका मेन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल लल्लन टॉप वाला है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर, राजा राम मोहन राय। दोस्तों याद रखिए कि राजा राम मोहन राय भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, तो कई नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। इनका ऑप्शन आपका बी नंबर है, जो कि आया है लगभग सभी का जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? आप देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में आपका दम है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल से आपका सिलेक्टेड वाला है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? और 10 का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी में ही क्या हुआ था, इनके गिरफ्तारी में ही लोग जलियांवाले बाग में क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। लेकिन क्या हुआ था कि जनरल डायर जो था उसने गोलियां चलवा दी। कब? तो 13 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए बताइएगा, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन जो होता है ये कहां पर होता है? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा प्रयास देखिए सभी का आ रहा है। और आपका जो आंसर 11 नंबर में बनेगा वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों, कर्नाटक। जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? चलिए यहां पर जवाब देना है, तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है 17.5, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे हम पूछे कि ये बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब में भारत का जो स्थान आपका आता है कौन से नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर 7वें नंबर में भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब पर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? हमने बताया था ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है। देखिए 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों, ये सभी है ना, क्या ये सभी हमने आपको बताया था, क्या हमने बताया था? बोरू, ये ट्रिक है नोट कर लीजिएगा, बोरू हमेशा बताते हैं आपको, बोरू, भीरू, दुबे और इसके बाद है राज। अब देखिएगा कि जो आपका बोकारो है, कौन है? बोकारो। तो बोकारो का जो स्थापना हुई थी, बोकारो की स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और भिलाई की जो हुई थी स्थापना वो भी रूस के सहयोग से हुई थी। दुर्गापुर की हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला की हुई थी जर्मनी के सहयोग से। अब दोस्तों याद रखिए ये जो आपके 3 है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थे, लेकिन एक आपका कौन है? बोकारो। और ये बोकारो का आपकी स्थापना हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अब कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा आपका कारखाना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं हुआ था। तो अब याद करने के लिए क्या तरीका है कि जब 4 मित्र होते हैं, है ना, 4 लोग खड़े होते हैं और एक हल्ला मारने लगे, है ना, हमारे गांव में या हमारे जो साइड में एक लैंग्वेज बोली जाती है, बुकाइए मत, हल्ला मत मारिए, है ना, हल्ला मारना है, भुकाना है तो यहां से भाग जाइए, ठीक है ना।
तो क्या हुआ कि जो हल्ला मार रहा है, बोका रहा है, उसको हटा दिया गया, अर्थात इसको तीसरी वाले में रख दिया गया। बचे हुए जो 3 थे वो क्या हो गए, ये दूसरे में है। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो दोस्तों देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है दोस्तों, यहां पर आपका 14 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन दोस्तों देखिए जो पश्चिमी घाट आपका है। याद रखिएगा, हमने आपको बताया है कि पश्चिमी घाट में जो आपका मानसून भी आपका केरल में आता है और यहां पर 200 सेंटीमीटर तक आपकी बारिश हो जाती है, और इसके बाद यहां पर जो आपका मेघालय है, यहां पर बारिश होती है। तो उष्णकटिबंधीय आपका ये है, लेकिन ये वाला जो आपका है कौन सा, मेघालय वाला है, यहां भी पाए जाते हैं क्या, आपके सदाबहार वन। लेकिन ये होते हैं कैसे, समशीतोष्ण होते हैं, मतलब ये मतलब उष्ण भी होते हैं और शीतोष्ण भी होते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के ये पास में है ना, भूमध्य रेखा के ये पास में है, और ये जो आपका है कर्क रेखा के पास है। क्लियर है, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा। दोस्तों यहां पर आपको थ्योरी भी आपको है, ठीक है, इसकी थ्योरी भी आपको मिलने वाली है बहुत ही बेहतर तरीके से। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, 15 नंबर में ऑप्शन लगभग आ गया है ए नंबर, कनाडा। दोस्तों याद रखिए, कामागाटा मारू जी की एक जापानी स्टीमर था, और इसे दोस्तों कनाडा में मना कर दिया गया था प्रवेश के लिए। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है। बताएगा कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है। तो दोस्तों 16 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, अर्थात राज्य और व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व रखता है। यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विनिवेश क्या अर्थ क्या होता है। चलिए बताएगा, कह रहा है विनिवेश का अर्थ क्या होता है। विनिवेश ये क्या शब्द है। तो विनिवेश दोस्तों याद रखिएगा, उद्यमों में सरकारी भागीदारी जो आपका घटाना होता है। जो आपके उद्यमे होते हैं, उद्यम, उनमें जो सरकारी भागीदारी है उसको घटाना ही क्या कहलाता है, याद रखिएगा, विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके हैं, ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व कराएंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप परेशान मत होइए कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं आती है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हम आपको हर चीज सरल कर देंगे जो आपको अभी तक कठिन लग रही थी। ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ मतलब सार्क की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी। सार्क की स्थापना दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन आपका है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। दोस्तों याद रखिएगा 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, सार्क में जो सदस्य संख्या है वो आपकी 8 है। ठीक है ना, हमने आपको बताया था कि इसमें कौन दो देश आपके पड़ोसी नहीं है, मतलब इसमें जो आपके देश हैं वो आपके पड़ोसी देश ही है, लेकिन 2 पड़ोसी देश हैं जो कि इसमें से आपके शामिल नहीं है। वो कौन सा है, तो याद रखिएगा, इस संगठन में चीन और म्यांमार को दर्जा नहीं मिला, अर्थात चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। ट्रिक को हमने बताया था कि सार्क मछली क्या होती, खतरनाक होती है, और चाइना वाले दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो हर एक चीज को खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं चीन वाले, याद रखिएगा, कि सार्क को मार मार के है ना, मार मतलब हो गया म्यांमार को लेके चले गए। तो चीन और म्यांमार तो चले गए, तो बचे कौन भाई, यहां पर 8 पड़ोसी देश आपके बच गए जो भी आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगला दिया गया है कि श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, कह रहा है श्रमिक को मतलब उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। दोस्तों 19 नंबर में, तो दोस्तों यहां पर देखो दिया है, प्रतियोगी फार्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। जो भी आपके प्रतियोगी फार्म होते हैं उनको अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए। क्वेश्चन दिया गया है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। देखिए आय के स्रोत में दोस्तों देखिए, जैसे अन्य स्रोतों से आय है, पूंजीगत लाभ से है, ग्रह संपत्ति से है, लेकिन जो कृषि से आय है दोस्तों 20 नंबर में, कृषि से जो आय है वो आपका दोस्तों याद रखिएगा एक आय का स्रोत दोस्तों नहीं है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है।
चलिए दोस्तों, यहां पर जवाब देना है कि भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे भाई, जितने लोग यहां पर बाद में जुड़ते हैं ना तो भाई पूरा सपोर्ट करिएगा, पूरी तरीके से शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आप भी लगातार मेहनत करिए, है ना। और आप लोग भी लाइक करते रहिए, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। पता चल पाए कि नहीं बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। रिश्तेदार को जरूर शेयर करिए। देखिए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर दोस्तों ये है आपका मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। और मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि जो आपका भाग 3 है, क्या भाग जो 3 है दोस्तों याद रखिए, भाग 3 में जो कि आपके 12 से लेके कितने 35 तक आपके होते हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। इनको दोस्तों याद रखिए भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और आपातकाल की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा। आपातकाल मतलब यहां पर बात होती है 352 वाले को, ठीक है। मतलब जो आपका 352 है ये आपातकाल का प्रावधान है। ये कब हो लगता है, जब आपका युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होना हो या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अब तक यह घोषणा भारत में 3 बार की जा चुकी है। तो दोस्तों ये जो आपातकाल है ये राष्ट्रीय आपातकाल है, कहीं ना कहीं एक शब्द आपको और लिखना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 352 में है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसके पास है, यहां पर 23 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से राज्यसभा को उच्च कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आर्टिकल नंबर आपका जो 312 होता है, इसी के ही उद्देश्य से, इसी की वजह से ही राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके तहत होता क्या है, या विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इसके तहत दोस्तों जो बहुमत ये पारित कर देता है वो मान्य होता है, इसमें लोकसभा छेड़खानी नहीं कर सकती है, इसलिए इस अनुच्छेद के तहत ही इसे उच्च सदन कहा गया है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है आपका दोस्तों, याद रखिएगा संसद होगा। और संसद में दोस्तों याद रखिएगा कौन, तो यहां पर जो आपका है राज्यसभा, संसद में भी कौन है तो आपके राज्यसभा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो दोस्तों देखिए कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है 24 नंबर में। यहां पर 24 नंबर में देखिए 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए, यहां पर दिया है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र से आपके भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं निर्माण हुआ, रूस में समाजवादी क्रांति हुई, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक हुआ, ये तो सब ठीक है, लेकिन औद्योगिक क्रांति से संबंध आपके भारतीय संविधान से लेना देना नहीं है। तो आपका जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर, क्लियर है भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। चलिए बताइएगा, लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है इनमें से कौन होता है 25 नंबर में। और देखिए 25 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए ये होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा में जो सत्ताधारी होते हैं मुखिया उनमें कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो जितने शासन संबंधी सभी कार्य जो होते हैं वो निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। अब देखिए कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है 26 नंबर में, क्या जवाब देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब होता है NaHCO3, ठीक है, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और खाने वाले सोडे को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडे का प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है, पेट की अम्लता दूर करने में होता है, अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयोग होता है, कागज उद्योग में भी प्रयोग होता है, जल की कठोरता दूर करने में प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका कई जगह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 26 नंबर में वो कौन सा हो गया, यहाँ पर देखिए खाने वाला जो सोडा है या बेकिंग सोडा जिसको ऑप्शन है, सबका जवाब देखो लगभग सही है, आपका आंसर ये हो जाए। और गजब की तैयारी है आप 100 लोगों की है, लेकिन अगर अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे लेते हैं तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोग राजा बाबू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो आप समझो कि राजा बाबू हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 लॉक किया जाए भाई। चलिए यहां पर देखिए 27 नंबर क्या हो जाएगा। 27 का ऑप्शन आ रहा है भैया, ए नंबर आ रहा है डोलोमाइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और यहां पर देखिए यहां पर दिया है डोलोमाइट, सेंधा नमक और लौह उल्का और गैलेना या साधारण कच्चा शीशा।
दोस्तों जिनका भी जवाब आया है यहां पर डोलोमाइट, क्या डोलोमाइट आया है, तो आपको बता दें आपका जवाब गलत है, आपका जवाब गलत है, क्योंकि डोलोमाइट होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का अयस्क होता है, मैग्नीशियम का अयस्क होता है, मैग्नीशियम का होता है, याद रखिए लोहे का अयस्क नहीं होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो अब आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है दोस्तों याद रखिएगा लौह उल्का है, लौह उल्का। लौह उल्का को हम बोलते हैं सीडेराइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं सीडेराइट। अब आपको समझ में आ गया कि हेमेटाइट, सीडेराइट ये किसके हैं? लोहे के हैं। तो ये है आपका सीडेराइट है, सीडेराइड यहां पर हो जाएगा। नोट करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी के जवाब गलत आ रहे थे, इसका जवाब नोट कर लीजिएगा सभी लोग भाई, ठीक है ना? समझ में आ गया? आनंद भी आ गया होगा क्वेश्चन को पढ़ने में कि नहीं हमने सही लगाया, लेकिन कहां न कहां गड़बड़ होता है। और ऐसे ही नंबर कटते हैं, ऐसे ही नंबर कटते हैं। लगेगा नहीं सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर से बाहर आओ ना तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है? कह रहा है अल्बर्ट साबिन को किस मतलब विकसित करने के लिए जाना जाता है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि अल्बर्ट साबिन जो थे इन्होंने किसका विकास किया था, यहां पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहां पर 28 नंबर में तो दोस्तों पोलियो का जो टीका है ना, अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका अर्थात जो मुख से लिया जाने वाला विकसित करने वाला एक टीका है ना, यहां पर जो आपका आंसर है 28 में क्या हो गया है? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। पोलियो का टीका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। दोस्तों ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा दोस्तों। 29 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर सी हो जाएगा, अभिलंब। दोस्तों यहां पर देखिए ऐसे क्या होता है, आपतित किरण आती है फिर परावर्तित हो जाती है और यहां पर दोस्तों ये बन जाता है, तो ये जो आपका होता है दोस्तों अभिलंब होता है। ये है ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना? इसमें आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अगला दिया गया है। और भाई समझ में अगर आ रहा है तो यस जरूर कमेंट करिएगा कि नहीं सर जी समझ में आ रहा है, आप जो भी पढ़ा रहे हैं आपके लैंग्वेज भी समझ में आ रही है और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, यस जरूर करिएगा, ठीक है? देखो दिया गया प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो भैया किसके? तो क्लोरोफिल तो होता ही होता है, लेकिन क्लोरोफिल कार्य करता है सूर्य की उपस्थिति में। किसके? सूर्य के प्रकाश। तो इसका जो ऑप्शन है डी नंबर है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेड़ होता है उसमें कौन सा तत्व होता है, मतलब उन पे पत्तों में, या पूछेगा जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व होता है, आप कहेंगे सर मैग्नीशियम होता है। या क्वेश्चन ये पूछेगा सूखे पत्तों को जलाने के बाद कौन सा तत्व बचेगा, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम। क्या बताएंगे? मैग्नीशियम बचता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अशुद्ध वाक्य बताइएगा। यहां पर अशुद्ध कौन सा है, यहां पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 36 नंबर है, लॉक किया जाए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे सभी साथी। देखो दिया गया है कि सीता घर चली, राम पहाड़ पर चढ़ा, फिर राम ने ग्रंथ पढ़ा, हमने सामने बैठे। देखो ये शब्द कहीं ना कहीं बोलने में ही आपको अजीब सा लग रहा है ना? अदर जो आपके कहीं ना कहीं हल्का सा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसे अशुद्ध है वो आपका डी वाला इसका राइट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना? यहां पर हो जाएगा हम सामने बैठो, ठीक है? यहां पर गलती है ऑप्शन डी नंबर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पित्राज्ञा के लिए सही संविच्छेद इनमें से क्या है? तो आप लोग हिंदी के देखिए क्या है, दादा है, हिंदी के दादा हैं। तो चलिए आप लोग सही करिए, इसका आंसर क्या होगा? पित्राज्ञा मतलब होता है पितृधन आज्ञा। क्या? पितृधन आज्ञा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? यहां पर देखिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर जी ये बताइए कि इसमें आपकी संधि कौन सी है, तो भैया जो त्रा होता है वो आप यण वाले में लगाइएगा। किसमें? यण में लगाना है, याद रखिएगा। यण संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए यहां पर जवाब देना है। आपका आंसर जो है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर देना है। और राइट आंसर की अगर बात करते हैं, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास है। यहां पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देखो अहंकार शब्द दिया गया है तो इसे आप तोड़िएगा। यहां पर अहंकार शब्द दिया है तो भैया इसका दिया गया है पर्यायवाची। अभिमान करना होता है, दम्भ होता है, दर्प होता है। मतलब जो आपका आंसर बनेगा यहां पर आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। आपका 38 नंबर है, यहां पर क्या हो गया है? तो देखो 38 नंबर का जवाब लगभग सबका आ गया है और हम भी यहां पर ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं। आपका जवाब दोस्तों देखिए कौन है? अभिमान है, दम्भ है और आपका दर्प है। कहीं कॉमन तो नहीं मिल रहा है?
ऐसा तो नहीं है कि कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है, यही ऑप्शन आपका है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। तो भैया उदय हो रहा है तो आप कहेंगे अस्त हो जाए, है ना, तो उदय का अस्त होता है और अस्त जो लिखा है वो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहां पर शुद्ध वर्तनी बताइएगा कि अस्पष्टता जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए ये तो गलती है और ये भी गलती है, यहां पर आंसर आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अस्पष्टता इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। चलिए बताइए यहां पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला यहां पर बनी है। यहां पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर जवाब देना है, सभी लोग जवाब दीजिए। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। तो दोस्तों याद रखिए, माउंट कौन, ये है ऑप्शन हो जाएगा आपका माउंट कौन सा, हत्से, ये दो बार आपकी चढ़ी हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को भी की थी। यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर कौन सा हो जाएगा, अन्नपूर्णा। दोस्तों यहां पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, अन्नपूर्णा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है। चलिए यहां पर जवाब देना है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। यहां पर 61 नंबर को लॉक करना है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज को जो संबंध है वो आपके किससे है, बिरजू महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कथक, जो कि आपके उत्तर भारत में आपका प्रसिद्ध नृत्य आपका है। याद रखिए ऑप्शन में आपका डी नंबर है। और अब आपके बीच बिरजू महाराज जी नहीं रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में जो दिया जाता है, भैया पुरस्कार मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस उपलब्धि के सम्मान में, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों ग्रैमी होता है संगीत के क्षेत्र में, क्या, ग्रैमी पुरस्कार पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपके 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से एक कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। और देखिए अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, 64 नंबर है। तो दोस्तों यहां पर देखो माइकल फेल्प्स है कहीं पर, यहां पर देखो रोजर फेडरर है, माइकल फेल्प्स, ये जो आपके हैं दोस्तों तैराक हैं, है ना, यूएसए के तैराक हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रखिए इनको एक नाम दिया जाता है गोल्डन शार्क। क्या, इनको याद रखिएगा गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, कोई बता सकता है। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड जो आपका है वो माइकल फेल्प्स के नाम ही है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, एक ही ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा तैयार किया था वो किसने तैयार किया था, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों चलिए यहां पर जवाब देखिए आ रहा है और ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये है पिंगली वेंकैया। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, पिंगली वेंकैया इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, करा है निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। देखो यहां पर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है, 66 नंबर में। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर विश्व व्यापार संगठन भी है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, यहां पर दोस्तों जो आपका यूनेस्को है वो भी है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिया है बी नंबर है, विश्व व्यापार संगठन नहीं है, इसका जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है बी नंबर है, याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन ये एक विशिष्ट एजेंसी किसकी नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है। अब देखिए आपसे पूछा गया राजधानियां, जो कि सबसे सरल है।
अब आप देखिए 67 नंबर में आप देख पाएंगे कि क्या आंसर आपका हो सकता है, क्या यहाँ पर गलत हो सकता है। 67 नंबर यहाँ पर लॉक करना है। देखो दिया अंडमान निकोबार दिया है, पोर्ट ब्लेयर दिया गया है, लक्षद्वीप की दिया गया है कवरत्ती हो जाएगा, है ना। दादरा नगर हवेली क्या है, सिलवासा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पुदुचेरी। लेकिन भाई ये बताइए पुदुचेरी की क्या यहाँ पर चेन्नई है क्या? पुदुचेरी की क्या चेन्नई है क्या? पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। इसका मतलब है कि गड़बड़ी है ऑप्शन आपके डी नंबर पर, है ना। तो ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था? 68 नंबर में दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, नोट करिएगा। यहां पर आंसर आपका बनेगा विनोबा भावे। विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे और ये आपके भू आंदोलन से जुड़े थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू आंदोलन से कौन जुड़े थे, तो आपके दोस्तों याद रखिएगा आपके विनोबा भावे जुड़े थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों ये जवाब देना है। और आज के भैया जो क्वेश्चन है भैया इतने अच्छे हैं, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, जवाब नहीं इनका कितना बेहतर आपके हैं। दोस्तों आपका जो आंसर है आपका गिर मतलब गुजरात, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। और यह एक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और एशियाई शेरों अर्थात पैंथरा लियोपार्सिका का एकमात्र निवासी स्थान है। यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों एशियाई शेर के लिए जाना जाता है ना। वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाते चलिए भाई, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं और इतने लोग जुड़े हैं, अगर आप सबने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट अगर लगातार करते हैं तो हमको भी लगेगा कि नहीं, जितने लोग भी हैं वो लोगों के लिए हम जो मेहनत करते हैं रात दिन, वो लोग भी हमारे लिए सोचते हैं कि हम भी आपको मेहनत कर रहे हैं। तो भैया आप लोग भी पूरा सपोर्ट करिए, जैसे हम आपको रात दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए टाइप करते हैं क्वेश्चन, इसके बाद आपको पढ़ाते भी हैं, है ना। सब लोग लाइक करें। देखो दिया सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो भैया जिसकी सूरत क्या होगा, यहां पर देखिए आपका 70 नंबर में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहां पर दिया है सूरत जो बसा है वो किस नदी के किनारे, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ताप्ती नदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ताप्ती नदी किनारे आपका बसा हुआ है। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों यहां पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर बरेली में। कहां पर? बरेली में किया जाना है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? देखो हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का एक वीडियो बनाया था, हमने बताया है कि जो करंट अफेयर हम स्पेशल बना देते हैं तो वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में ऐड कर देते हैं कि एक बार आप मॉडल पेपर में देखेंगे और एक बार कंप्लीट एक साथ देखेंगे तो रट जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो कि यूपी के हैं वो आपके लिए हैं। तो अगर आपने यूपी करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप लोग देव जी के ट्रिक यूपी करंट अफेयर पीईटी सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा पूरी तरीके से एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो जवाब है सी नंबर, यहाँ पर 7 उत्पाद, कितने 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को मैग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बताइए जल्दी से। ये है लखनऊ शहर। दोस्तों याद रखिएगा कि लखनऊ शहर जो आपका है, लखनऊ जिले को मैग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है? एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है डी नंबर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा? एक कुत्तों पर भी शोध किया जाएगा दोस्तों 5 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, बरेली में बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो दोस्तों बताइएगा कि ये प्रदेश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और बनाया जाएगा दोस्तों याद रखिएगा आपके इटावा में। कहां पर? इटावा में। जब आपको हमने पढ़ाया तो थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन आज देखकर ही आप लोग आंसर लगा रहे होंगे। यही फायदा होता है डेली क्लास लेने से, और डेली क्लास लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको रटेंगे, चाहे करंट अफेयर हो चाहे कुछ भी हो। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है?
यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 4 नए टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन इसका जो है बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करते हुए चलेंगे जितने लोग भी जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर अगर लॉक किया जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर या लखनऊ, बताइएगा। यहां पर जो आपका आंसर है 8 नंबर में वो आपका लखनऊ बिल्कुल सही जवाब आया है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे गौवंश संवर्धन व डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों ये है आपके राहुल चौधरी, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, राहुल चौधरी इसका आंसर बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर दोस्तों दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। दोस्तों आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है, ये किसने तैयार किया है, तो आपके आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। किसने, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर देखो एक छोटा सा चीज छुपा हुआ जा रहा था, है ना, छुपा हुआ जाएगा नहीं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपको पिछली बार यहां से 4 क्वेश्चन बने थे, इतने ही पॉइंट से 4 क्वेश्चन बने थे। सोचिए कि जितना छोटा चीज दिख रही है उससे आपको पिछली बार 4 क्वेश्चन बने थे, 3 से 4 क्वेश्चन। ये क्या है, कह रहे ग्रीन हाउस गैसें कौन है। आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ओजोन परत को कौन दिक्कत करती है, कौन नहीं करती है ना। तो देखो यहां पर दिया गया है मीना का जलवा, मीना का जलवा, ये ट्रिक से आप पढ़ लीजिएगा, मी से मेथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जलवाष्प और आ से ओजोन। ये दोस्तों याद रखिए ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में आपको नाइट्रोजन जरूर देगा और नाइट्रोजन वाला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये ट्रिक को आप भी नोट कर लीजिएगा, पहली बार पढ़े हैं, इसके पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पिछली बार 2-3 क्वेश्चन यहां से बने थे, ठीक है। आगे आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है, जो कि यहां पर आ गया है, जो कि हम लोग जो कल पढ़ रहे थे उसी की सीरीज में। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रीतात्मक पशु कौन है। दोस्तों देखिए हाथी की अगर बात करते हैं तो हाथी दोस्तों गर्भ में आने का प्रतीक था, है ना। जब भगवान बुद्ध जो आपके गर्भ में आए थे, ये हाथी का प्रतीक है। और भगवान बुद्ध जब घर छोड़े थे तो ये घोड़ा का प्रतीक हो जाएगा, है ना। सांड की अगर बात करते हैं तो यौवन का है दोस्तों, और शेर है आपके समृद्धि का है, शेर जो आपका है समृद्धि का है। अगला दोस्तों देखो दिया गया है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महापद चिन्ह जो आपके हैं कौन है। जैसे जन्म है तो जन्म में क्या है, कमल और सांड है, ठीक है, कमल और सांड है। ज्ञान दोस्तों पीपल अर्थात बोधि वृक्ष, पूछेगा बोधि वृक्ष है, ये ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान आपका हो जाएगा। वहीं पर जो आपका चिन्ह है स्तूप, स्तूप का संबंध दोस्तों याद रखिए उनकी मृत्यु से है, महापरिनिर्वाण से है। और अगला है कि दोस्तों घोड़ा, तो घोड़ा दोस्तों याद हो जाएगा कि ग्रह त्याग से संबंधित है, कैसे, ग्रह त्याग से हो जाएगा। और जो पद चिन्ह है ये आपके निर्वाण से हैं, निर्वाण से हो जाएंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका देखो यहां पर दिया गया है बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां आप पढ़ लेंगे तो मतलब आज की क्लास से 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से कंफर्म हो गए। यहां पर भी ट्रिक आपकी है दोस्तों कि राजा महाराजा आजा, क्या ट्रिक है, पहली पंचवर्षीय योजना है, सॉरी पंचवर्षीय नहीं, प्रमुख जो बौद्ध संगीति में पहली बौद्ध संगीति है वो है राजा महाराजा आजा। राजा मतलब हो गया राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, महाराजा मतलब हो गया कि महाराजा जो था, जो महाकश्यप थे ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और राजा मतलब हो गया आजाद शत्रु के समय ये आपकी हुई थी, ठीक है। अगला है कि वैश्या सबका काल है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि दूसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो सबका है मतलब यहां पर सभा कामी ये अध्यक्ष थे, और शासन काल किसका था, कालाशोक का था, किसका था, कालाशोक का था। वहीं पर तीसरा है पटाओ मत आशिक, तो पटाओ मत आशिक याद रखिए तृतीय बौद्ध संगीति, पाटिल पुत्र ये क्या है, स्थान है। मोगली पुत्र जो आपके हैं दोस्तों वो क्या थे, अध्यक्ष थे। और दोस्तों यहाँ पर जो अशोक हैं वो क्या है, आशिक हैं। तो ये अशोक हो गए जो आपकी तृतीय बौद्ध संगीति। अगला दिया है कुंवर जी कंगाल हैं, तो दोस्तों कुंवर जी कंगाल हैं मतलब बौद्ध संगीति की जो चौथी आपकी हुई थी वो कुंडल वन में हुई थी। और इसके वासु जी जो आपके थे क्या थे, अध्यक्ष थे। और कनिष्क क्या थे दोस्तों, कनिष्क इसमें क्या थे, इसके समय की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके हैं ये आपके शॉर्ट ट्रिक में आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। और भी आपके हैं अगला पॉइंट जो आपका है वो है महावीर से संबंधित व्यक्ति, है ना। तो इसको हम लोग कल की वीडियो में, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।